दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। अगर आप यह टॉपिक नहीं पढ़ते हैं तो आप जीएस के किसी भी खंड को समझ लिए नहीं पढ़े हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम इसे भी लाइन बाय लाइन केवल अध्ययन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 3। कहाँ? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे और क्या क्या अमेरिका से रिलेटेड है, क्या क्या उनसे रिलेटेड नहीं है, हम आगे देखेंगे। अगर इस बुक में नहीं रहेगा तब भी हम उसे देखेंगे। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है संविधान के परिप्रेक्ष्य में? तो मूल अधिकार है जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कौन से आदर्श? तो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श हैं। ठीक है, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। ठीक है, अब जब हम ब्रिटिश संविधान से रिलेट करेंगे तो वहाँ पे इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। वहाँ पे हम उसके परिप्रेक्ष्य में समझेंगे कि क्या चीज़ है और वो परीक्षा में पूछी जाती है, तो वहाँ पे समझेंगे। बहरहाल हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर मूल अधिकारों में प्रदान की गई है और चीज़ों में नहीं, कहाँ कहाँ प्रदान की गई है तो समय पे पता ही चलेगा। जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चहुमुखी विकास भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखिए अब आगे हम देखते हैं। तो मूल रूप से वीडियो थोड़ा गलत हो गया था, कुछ मैंने गलत बोल दिया था उसमें, उसको संशोधित करके एडिटिंग कर रहा हूँ। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। पहला, जो 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक इन अधिकारों को समता का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार कहा जाता है और अनुच्छेद 31 को संपत्ति का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई इसमें। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इससे संविधान के भाग 22 में 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, मैंने 12 को 22 पढ़ दिया था, सॉरी इसके लिए। देखिए, अगर प्रश्न का पूछने के तरीके के आधार पर आप लगाएंगे, अगर
प्रश्न में यह कहा कि मूल रूप से संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो वहां पर आप 7 लगाएंगे, 7 रहेगा तब ट्रिक मारेंगे, 7 भी सही है। अगर वो केवल इस तरह बात करेंगे कि संविधान में कितने, तो 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है। अगर मूल रूप से लगा दिए, मूल शब्द को लगाया कि मूल संविधान में, तो वहां पे 7 को आपको 7 के साथ जाना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, मूल अधिकारों की विशेषता देखते हैं। इसमें देखते हैं मूल अधिकारों की विशेषता। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। पहला, ध्यान से इसमें इस चैप्टर में एक एक लाइन जो है आपके लिए आवश्यक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक लाइन से भी चूक गए तो आपको फंसा दिया जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी लाइनों को ध्यान से पढ़िएगा। पहला, उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी के लिए उपलब्ध है। कौन कौन से नागरिकों के लिए उपलब्ध है, कौन कौन से सभी के लिए उपलब्ध है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इससे बच नहीं सकते हैं। चाहे वे नागरिक, विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति। कानूनी व्यक्ति कौन होते हैं, यहाँ दिया है, जैसे परिषद एवं कंपनियां, उनको भी कुछ मूल अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। इसका क्या मतलब है, समय आने पर पता चल जाएगा। राज्य उन पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है, ठीक है। आपके पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, सामाजिक नियंत्रण भी क्या है, इसमें होना चाहिए कि जिससे कि मूल अधिकार के रूप में आप किसी के बलि तो नहीं दे सकते ना, कि आप अपने मूल अधिकारों का आप आगे पढ़ेंगे, इसमें होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे ही जब अपनी क्लास ओरिजिनल चलाएंगे तो, ठीक है। वहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से सभी चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर केवल बुक, ठीक है। वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित। ये थोड़ा कंसेप्चुअल चीज है, हम देखेंगे। जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है तो पूछा ही जाएगा। ये न्यायोचित हैं, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। लेकिन जिसे राजनीति निदेशक तत्व के साथ रिलेट कर दिया जाएगा, तो ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि राजनीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार और क्या नाम है, और किसी चीज़ से रिलेटेड करके पूछ दिया जाएगा कि ये न्यायोचित हैं। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व हो गया, वह न्यायोचित नहीं है, आप उसे ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं, उससे चीज रिलेट कर दिया जाएगा। अगर आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रहेगी तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे, ठीक है, इनका उल्लंघन होता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है, हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए, ये अस्थायी नहीं है। संसद में कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक द्वारा, ठीक है। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। मूल अधिकारों के संशोधन को अध्याय 11 में विस्तार से वर्णित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता, अनुच्छेद 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर, यानी कि अनुच्छेद जो 20 और 21 है वो किसी भी सिचुएशन में आप उसे निलंबित नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसी और चीज के लिए की गई है, जैसे आंतरिक विद्रोह या तमाम चीजों के लिए आंतरिक विद्रोह को रिप्लेस करके वहां पे सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो उस आधार पे आप 19 को निलंबित नहीं कर सकते। चलिए, घोषणा की गई हो,
इन्हें सशस्त्र विद्रोह, हाँ ठीक है, इन्हें सशस्त्र विद्रोह आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारियों का निलंबन 16 में है, ठीक है। आगे देखते हैं, 9 देखते हैं, अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 का कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। एवं अनुच्छेद 31 का कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाले विधियों की व्यावृत्ति आदि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं, ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। जैसे कि इसमें आप एक फाइल, एप्स्टीन फाइल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम पूरा, उस पर चर्चा हुआ है, अगर वो किसी आमुख देश के लिए प्रतिबंधित कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे अभी पुस्तक रिलीज में नहीं आई, एक हमारे जो चीफ हैं सैनिक प्रमुख, वो क्या नाम है, एक पुस्तक को लिख रहे हैं, तो उन पुस्तकों के आधार पर राहुल गांधी जी जो हैं संसद में बखेड़ा खड़ा कर रहे थे। वहाँ अगर सरकार चाहे तो उस पुस्तक को पूरी तरह रोक लगा सकती है। वो आज़ादी और अभिव्यक्ति को लेकर आप उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर उस बुक को पीएम कार्यालय में उसमें कुछ संशोधन कर देंगे, उस तरह से भी किया जा सकता है, क्योंकि वह गोपनीय मामला है। इस आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि हमारा मूल अधिकार है, हम उस बुक पे बहस करेंगे या नहीं करेंगे। तो चीज़ें अभी आगे हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे गुप्तचर संस्थाओं, ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा था कि लद्दाख में सैनिक आ गए थे, इन्होंने पीएम से बात की तो पीएम ने कहा जो समझो वो करो। तो इससे कुछ उन राजनीतिक मामला है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ से उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर उसका चर्चा हम समझने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन और अध्ययन के लिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को बीजेपी वाले भी देखते हो, कांग्रेस वाले भी देखते हो, तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बेवजह का हम ऐसे सवाल इसमें करें जो इसका न तो कोई रिजल्ट मिले ना ही कुछ हो। तो आगे देखते हैं, ऐसे इलाकों में भी किसका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हों। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 या राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है, ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल दूसरा है, राष्ट्रपति शासन दूसरा है, और मार्शल लॉ फौजी कानून दूसरा है, ठीक है। तीनों अलग अलग हैं। इनमें से ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसे कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एक रूपता बनी रहे, अनुच्छेद 35 के आधार पर, ठीक है। आगे देखते हैं राज्य की परिभाषा। हो सकता है हम इसे अगले वीडियो में देखें, ठीक है, अगले वीडियो में इसे देखेंगे।